कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें ITR 1 को किस तरह से ऑनलाइन फाइल किया जाता है वो आपको सिखाया था। ITR 1 के अलावा ITR 4 भी ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ITR 4 उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होती है तथा अपनी इनकम वो कंप्यूट करते हैं प्रेजेंटिव बेसिस पर। इसके लिए मेनली 3 सेक्शन है, सेक्शन 44AD, 44ADA तथा 44AE। सेक्शन 44AD उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जो बिजनेस करते हैं, यानी जिनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है तथा टर्नओवर के सर्टेन परसेंटेज का जो है वो उनका प्रॉफिट मान लिया जाता है तथा उसमें अलग से हमें किसी तरह के एक्सपेंसेस क्लेम करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेक्शन 44ADA उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि अपनी इनकम को एज ए प्रोफेशनल डिक्लेयर करते हैं, यानी उनकी जो इनकम है वो बिजनेस, उनमें टर्नओवर वगैरह नहीं होता है, उनकी ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर एक परसेंटेज के अनुसार उनका प्रॉफिट डिक्लेयर किया जाता है। सेक्शन 44AE जो कैरीज वगैरह का बिजनेस करते हैं और अंडर लेस देन 10 अगर उनके व्हीकल होते हैं तो उनके लिए सेक्शन 44AE एप्लीकेबल होता है। अगर आप खुद से यानी स्वयं से अगर अपना ITR 4 जो सुगम फॉर्म है वो फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में सिखाए गए स्टेप्स को सही तरह से सीखिए तथा उनको अगर आप ऑनलाइन में लॉगिन करने के बाद में अगर फॉलो करेंगे तो इनकम टैक्स का जो ITR 4 का फॉर्म है वो आप आसानी से ऑनलाइन प्रिपेयर भी कर पाएंगे तथा उसे इनकम टैक्स की वेबसाइट में सबमिट भी कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉगिन करना होगा तथा प्रिपेयर करने की प्रोसेस जो है वो शुरू करनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। ITR 4 फाइल करने के लिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ITR 4 के जो फॉर्म्स है वो दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप जाएंगे और फॉर्म्स डाउनलोड में इनकम टैक्स रिटर्न्स को क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको ITR 4 दिखता है सुगम। यहाँ पर आप PDF का जो फॉर्म है ऑफलाइन यूटिलिटी वाला वो एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए। इसके अंदर किस तरह से क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, यानी जो ऑफलाइन फॉर्म है वो किस तरह से दिया हुआ है उसके बारे में सब जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर उसके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भी एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए। इससे आपको मालूम पड़ेगा, इसमें बहुत ही डिटेल्ड में इंस्ट्रक्शन यानी टोटल 29 पेजेस के जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। जिन लोगों के लिए फॉर्म एलिजिबल होता है वो वाली कंडीशन अपन यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ये जो है वो असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए ITR 4 का जो सुगम फॉर्म है वो एप्लीकेबल है, और इंडिविजुअल और HUF के लिए तथा फर्म के लिए यानी अदर देन LLP विच इज़ ए रेजिडेंट and whose total income for the assessment year 2019-20 does not exceed rupees 50 lakh and who has income under the following heads, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो कि सेक्शन 44AD 44AE। बेसिकली जो सुगम का जो फॉर्म है वो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी बिजनेस इनकम है एंड दे वांट टू डिक्लेयर और दे वांट टू कंप्यूट देयर इनकम ऑन द प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रेजेंटिव बेसिस के जो 3 सेक्शन है वो है सेक्शन 44AD जो कि बिजनेस करने वाले SSC के लिए एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा है सेक्शन 44AE जिसमें कि इनकम फ्रॉम गुड्स कैरीज अप टू 10 व्हीकल्स अगर होते हैं तो वो सेक्शन 44AE में अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। तथा तीसरा है सेक्शन 44ADA। 44ADA है वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है, तो उसकी जो है वो कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है। अगर आप 44AD यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस है जिसमें कि ट्रेडिंग एक्टिविटी आपकी होती है जिसमें परचेज और सेल्स दोनों होते हैं, उसके लिए आपको अगर आपका 2 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आप ये फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 44AD और 44AE दोनों में सेम कंडीशन है कि आपका टर्नओवर जो है दैट शुड बी अप टू 2 करोड़ यानी इट शुड नॉट बी मोर देन 2 करोड़। दूसरा आप देखेंगे कि इनकम फ्रॉम प्रोफेशन वाले जितने भी है उनका जो टोटल रिसीट जो है ग्रॉस रिसीट दैट शुड बी अप टू 50 लैक्स, यानी अगर आपके 50 लैक्स से अगर ज़्यादा है तो आप ये फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते। यानी वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स जिनकी ग्रॉस रिसीट्स वो 50 लाख से कम होनी चाहिए।
आपकी सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम है, या एक हाउस प्रॉपर्टी की अगर इनकम है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अगर ये वाले सारी कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं, तो आप ये ITR 4 जो सुगम फॉर्म है उसको फाइल कर सकते हैं। आगे देखिए, नीचे ये भी लिखा हुआ है कि हु इज़ नॉट एलिजिबल टू यूज़ दिस रिटर्न फॉर्म। अगर आप, इफ़ यू आर ए डायरेक्टर इन ए कंपनी, has held any unlisted equity shares at any time during the previous years, has any asset located outside India, has signing authority in any account located outside India, or has income from any source outside India, तो वो लोग ये इनकम टैक्स का जो ITR 4 है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी इनकम है उसके अंदर अगर कैपिटल गेन्स है, कैपिटल गेन्स अगर इंक्लूडेड है, या अगर हाउस प्रॉपर्टी जो है वो एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर ज़्यादा की है, या फिर जो 44 ED और उसमें अपनी इनकम जो है वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, यानी वो रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। यानी बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए हैं। अभी मन में क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अगर आपकी इनकम जो है वो आप प्रिजम्पटिव बेसिस के ऊपर तो डिक्लेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इनकम में मान लीजिए कि कैपिटल गेन्स भी अगर इंक्लूडेड है, या अगर आपकी इनकम में एक हाउस प्रॉपर्टी के अलावा और भी हाउस प्रॉपर्टी अगर इंक्लूडेड है, तो उसके लिए फिर आपको ITR का जो फॉर्म है वो दूसरा फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, यानी आप सुगम फॉर्म नहीं फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर देखिए ITR फॉर्म 3 दिया हुआ है, वो फाइल कर सकते हैं। आप ITR 3 में अपनी प्रिजम्पटिव बेसिस के ऊपर इनकम भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तथा बाकी जो कैपिटल गेंस भी दिखा सकते हैं। मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी इनकम है तो वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप ITR 4 जो सुगम फॉर्म है उसकी अगर बात करते हैं, तो ऐसे प्रोफेशनल्स या ऐसे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, या ऐसे प्रोफेशनल जिनकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से अगर कम है, तथा साथ ही उनके या तो सैलरी की इनकम है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, अगर इस तरह की इनकम अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप ITR 4 अगर फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा अगर आपकी कोई कंप्यूटेशन में या आपकी इनकम में कुछ दूसरे भी अगर कंपोनेंट इंक्लूडेड है, जैसे कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स या एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा, तो फिर आप ITR 3 यूज़ कीजिए। ITR 4 जो है वो कुछ इस तरह से ऑफलाइन इस तरह से दिखता है। इसमें कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले आपको देनी है वो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी जो पर्सनल डिटेल्स आपको देनी रहती है, ये एक उसका ऑफलाइन फॉर्म है। इसकी डिटेल्स आपको यहाँ से यहाँ तक देनी है। उसके बाद में आपकी इनकम की डिटेल्स शुरू होती है। फिर डिडक्शंस की डिटेल्स आती है, जो चैप्टर 6 के जो डिडक्शंस है पार्ट C में, और पार्ट D में फिर आपका टैक्स है वो कंप्यूट किया जाता है। यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स देनी है कि आपका बैंक अकाउंट कितने आपके बैंक अकाउंट है, उनका IFSC कोड क्या है, कौन सी बैंक में है, उनका अकाउंट नंबर क्या है। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको देनी होती है। यहाँ पर ये बिज़नेस इनकम की डिटेल आपको देनी है कि आप किस तरह से, यानी आप 44 AD में कैलकुलेट कर रहे हैं, या 44 ADA में कर रहे हैं, या 44 AE में कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, इसको आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको ऑनलाइन किस तरह से फाइल करते हैं, वो किस तरह से किया जाता है वो देखते हैं। जब आप इसी वेबसाइट में जहाँ पर ये फॉर्म्स अभी अपन ने ऑफलाइन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड किया, इंस्ट्रक्शंस यहाँ से डाउनलोड किए, और यहाँ पर अगर आप ई फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ई फाइलिंग की वेबसाइट पे लेके जाएगा, जो कि दूसरी वेबसाइट है। यहाँ पर आप ये आपको अलर्ट दे रहे हैं, उस अलर्ट को आप यस कर दीजिए। इनकम टैक्स इंडिया की जो ऑनलाइन फाइलिंग की जो वेबसाइट है वहाँ पर लेके जाएंगे। वहाँ पर जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा, कंटिन्यू टू होम पेज, और उसके बाद में लॉगिन करना पड़ेगा। ये जो है वो उसका लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने होंगे, जिसमें कि आपका पेन नंबर यहाँ पर देना है, पासवर्ड देना है, और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है यहाँ पर देने के बाद में इसको लॉगिन करना है। तो आइए लॉगिन करते हैं और फिर देखते हैं कि ITR 4 किस तरह से फाइल करते हैं। तो दोस्तों मैंने लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद में जो स्क्रीन है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। अभी हमें जो ITR 4 फाइल करना है उसके लिए आपको ई फाइल के ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न को चूज़ कीजिए। यहाँ पर आपका पैन नंबर आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली लिया हुआ है।
पैन नंबर के अलावा असेसमेंट ईयर जो है वो आप 2019-20 चूज़ कीजिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए अपन फाइल कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर इसके लिए 2019-2020 होगा। ITR फॉर्म नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ITR 4 फाइल करेंगे। ITR 1 जो है उसमें बिजनेस इनकम नहीं आती है। ITR 4 में जो प्रेजेंटिव बेसिस के ऊपर जो इनकम हमें बिजनेस की जो डिक्लेयर करनी है, वो वाली इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम दे सकते हैं और अपने रिटर्न को ऑनलाइन प्रिपेयर भी कर सकते हैं तथा फाइल भी कर सकते हैं। फाइलिंग टाइप में हम ओरिजिनल चूज करेंगे और सबमिशन मोड में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन वाला ऑप्शन लेंगे। ये ऑप्शन जैसे ही मैं लेता हूँ, यहाँ पर कुछ मेरे और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसमें कि आप बैंक डिटेल्स, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्री फिल करके आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उनको टिक करेंगे तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके लेटेस्ट जो ITR इनकम टैक्स के जो डेटाबेस में होगा, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन पिक कर देंगे। इसके अलावा पेन के डेटाबेस में से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिक प्री फिल करके आपको मिल जाएगी। अगर आप हिंदी में चाहें तो यहाँ पर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन करके यहाँ से हिंदी वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, तो आपको फॉर्म जो है वो हिंदी में भरने को मिल सकता है। फिलहाल हम इंग्लिश का ही फॉर्म फाइल कर रहे हैं, तो मैं ये कुछ चूज़ नहीं करता हूँ। कोई प्रीफिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो एक ट्यूटोरियल अपन ये सीखने के लिए देख रहे हैं कि किस तरह से ITR 4 फाइल करना पड़ता है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे इस तरह का आपको ये फॉर्म जो है वो दिखेगा। ITR फॉर्म सुगम के बारे में ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है और किसके लिए एप्लीकेबल होता है वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ इंस्ट्रक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से जो लोग हैं वो इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। 2 करोड़ के टर्नओवर जिसका होता है वो फाइल कर सकते हैं, या अगर प्रोफेशनल है तो 50 लाख होते हैं वो फाइल कर सकते हैं। प्रेजेंटिव बेसिस वाले जितने भी होते हैं उनका अगर वो जो सेक्शन 44 AD, 44 ADA या 44 AE में जो अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं वो कर सकते हैं। इंडिविजुअल कर सकते हैं, HUF कर सकते हैं, फॉर्म भी फाइल कर सकते हैं और बहुत सारे। तो इंस्ट्रक्शन में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। मैं यही आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। जनरल इन्फॉर्मेशन की जो टैब है इसमें बेसिकली आपको सारी की सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो मैंने ये ऑफलाइन फॉर्म जो डाउनलोड करके आपको बताया था उसका ये वाला जो पार्ट है, जिसमें कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और वो सब जो फाइल करने के हैं, वो यहाँ तक की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कि आपका आधार नंबर है या आधार एनरोलमेंट नंबर है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन इस टैब के अंदर देनी है। एक बार ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर इसमें आपको प्री फिल की हुई मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि आपका जो पेन का डेटाबेस होगा वहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऑलरेडी ले ली होगी। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है या जो भी इन्फॉर्मेशन आप एडिशनली अगर देना चाहें, अगर मैंडेटरी नहीं है तो भी आप उसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। चलते हैं अभी हम इनकम डिटेल्स पे। जब आप इनकम डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम के बारे में सारी की सारी आपको देनी होगी। अब ये जो B1 जो ये पार्ट है, उस B1 के पार्ट में आपको यहाँ पर जो है आपकी जो बिजनेस इनकम यानी जो आप प्रेजेंटिव बेसिस के ऊपर जो डिक्लेयर करते हैं वो आपको यहाँ पर देनी होगी। अब यहाँ पर जो है वो अपन यहाँ नहीं फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये बाजू की टैब से वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते हैं। यानी फिलहाल अगर बिजनेस की जो इनकम आपको डिक्लेयर करनी है वो नेक्स्ट टैब में यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। वो हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। पहले देखते हैं कि ये इनकम डिटेल्स और क्या क्या इसमें अपने को देनी है। दूसरा जो ये B2 का जो पार्ट है, इसके अंदर आपको सैलरी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। और B3 का जो पार्ट है यानी सैलरी की इन्फॉर्मेशन आपको ये यहाँ से चालू होकर ये यहाँ तक जो है वो आपको सैलरी की डिटेल्स देनी है। B3 में आपको हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है और B4 में आपको अदर इनकम जो भी होती है वो देनी है। तो 1 बाय 1 हम इसे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो भी बिजनेस इनकम होगी वो तो नेक्स्ट स्टेप से यहाँ पर ऑटोमेटिक प्री फिल होकर आ जाएगी। वहाँ पर जो भी अपन इनपुट देंगे उसके हिसाब से। अभी देखते हैं कि सैलरी अगर आपकी है, यानी अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं या आप कोई प्रोफेशनल भी है और साथ में आप कहीं अगर जॉब भी कर रहे हैं, तो उसकी जो सैलरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको देनी है। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें नया जो फॉर्म 16 था वो किस तरह से दिखता है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके एम्प्लॉयर से आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगी, उसके बारे में एक वीडियो बनाया था।
तो यहाँ पर जितनी भी सैलरी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, अभी जो नया असेसमेंट ईयर 2019-2020 के लिए जो फॉर्म 16 का फाइल, फॉर्म 16 जो नोटिफाई किया हुआ है, वहाँ से आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रेडीमेड मिल जाएगी और आपको ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से वहाँ से सीधा आपको कॉपी और पेस्ट ही करना है। मैंने एक फॉर्म 16 जो नया किस तरह से दिखता है वो यहाँ पर एक PDF में डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर पार्ट बी में आपको जैसे ग्रॉस सैलरी है, यहाँ पर जो आपको लेनी है, देखिए ये ग्रॉस सैलरी आपको वहाँ से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है। सैलरी एज पर सेक्शन नहीं, ये ग्रॉस सैलरी यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। आपको सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) ये जो डिटेल है ये पर यहाँ पर आपको जो मिलेगी सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) वो आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है। 17(2) और 17(3) की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, यानी 17(1), 17(2) और 17(3) ये तीनों की तीनों इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर आपको फिल करनी है। ये फिल करने से यहाँ पर जो ये ग्रॉस सैलरी का जो है, यहाँ पर ये देखिए ये टोटल तीनों को मिला के यहाँ पर वो ऑटोमेटिक टोटल ले लेगा। जो भी सैलरी आपकी फॉर्म 16 में जो आ रही है वो सारी की सारी यहाँ पर तीनों में आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद में कौन कौन से आपको सेक्शन 10 के जो अलाउंसेज है वो कौन कौन से एग्जेम्प्ट आपके फॉर्म 16 में लिखे हुए हैं, उसके लिए भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना फॉर्म 16 है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अलाउंसेज टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। सब डिटेल में एक एक लाइन में एक एक लिखे हुए हैं। वही इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये बीच बीच में आपको मैसेज आता रहेगा कि आप सेव करते रहिए। तो अच्छी प्रैक्टिस यही रहती है कि आप जो जो इनपुट यहाँ पर डाल रहे हैं वो आप बीच बीच में सेव भी करते रहे। यहाँ पर देखिए सारे के सारे जैसे फॉर्म 16 में है वैसे के वैसे सारे के सारे यहाँ पर भी दिए हुए हैं। जो जो आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। जैसे अगर लीव ट्रैवल कंसेशन है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए लीव ट्रैवल कंसेशन। यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको एम्प्लॉयर ने लिख के दिया है वहाँ से आपको सीधा कॉपी पेस्ट करना है। फिर अगर दूसरा कुछ भी है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कीजिए। उसके अलावा जैसे HRA अगर है आपका या फिर remuneration, allowances paid, death cum, retirement, gratuity, commuted pension, leave encashment, amount received as voluntary retirement, ये सारे के सारे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और वो जो भी आपको सेक्शन 10 में जितने भी एग्जम्पशन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर उसके अलावा भी अगर एम्प्लॉयर ने आपको कुछ एग्जम्पशन दिए हैं, जैसे कि HRA का है 1013A ऑन हाउस रेंट। अगर HRA कुछ भी आपका एग्जाम्प्ट है तो सेक्शन 1013A में वो आपको यहाँ से जो भी दिया हुआ है यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। वो अमाउंट यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। इसके अलावा ऐसा कोई भी सेक्शन 10 का अलाउंस जो एग्जाम्प्ट आपके एम्प्लॉयर ने तो यहाँ पर कर दिया है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन अगर नहीं है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, यहाँ पर एनी अदर को चूज़ कीजिए और उसका जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन वगैरह जो भी है वो यहाँ पर आप खुद से टाइप कर दीजिए और उसका जो अमाउंट है वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से करने के बाद में देखिए ये तो जो दोनों है वो सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। जो कि डिडक्शन भी है वो भी यहाँ पर आपको देने होंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर जो भी आपके एम्प्लॉयर ने यहाँ पर दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन, देखिए सारे के सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से रेडीमेड मिल रही है। सेक्शन 16 का डिडक्शन 16(1) है और 16(2) का ये डिडक्शन भी तीनों आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने हैं, यानी फॉर्म 16। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड TDS1 वगैरह वो तो वहाँ से ऑटोमेटिक जाएगा, यहाँ पर अपने को देने की ज़रूरत नहीं। तो सैलरी की मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि अभी आपको कुछ ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होगी। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो नया फॉर्म 16 दिया हुआ है उसके अंदर एम्प्लॉयर आपको सैलरी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन सब हेड में डालनी है। इसके अलावा फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक वो नेट सैलरी वगैरह या टोटल इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। दूसरा जो पोर्शन है वो है हाउस प्रॉपर्टी का। यहाँ पर आपको पहले टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपको, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी का आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर SOP है तो उसका आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, लेट आउट है या डिम लेट आउट है। अगर कोई लेट आउट है
तो यहाँ से आप ग्रॉस रेंट वगैरह यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 2 लाख रुपए का रेंट अगर मिला है तो 2 लाख रुपए का रेंट यहाँ पर लिख दीजिए। सिस्टम जो है वो 30% एनुअल वैल्यू का जो डिडक्शन है वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा, कैलकुलेट कर देगा। उसके अलावा अगर आपका कुछ इंटरेस्ट वगैरह है तो वो यहाँ पर आप अपने अगर बोरोड फंड लेके अगर ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो उसका जो डिडक्शन है वो यहाँ पर इंटरेस्ट का क्लेम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में बाकी कुछ रेंट वगैरह तो एप्लीकेबल आपके लिए नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जो भी आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे वो आपको डिडक्शन करके मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अगर इंटरेस्ट में 2 लाख रुपए लिखता हूँ तो 2 लाख रुपए का डिडक्शन जो है वो मेरा ग्रॉस इनकम में से माइनस हो जाएगा, यानी ये एक मेरा जो है वो डिडक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक वो ले लेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हो गई आपकी हाउस प्रॉपर्टी की। अगर आपकी रेंटल है तो भी आप रेंट दे सकते हैं, या रेंट यहाँ पर कंसीडर करके सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपने कुछ म्यूनसिपल टैक्सेस को दिया है, यानी जैसे ही मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के बदले में अगर लेट आउट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे रेंट की इन्फॉर्मेशन देने का ऑप्शन मिल जाता है, और टैक्सेस जो मैंने म्यूनसिपल टैक्सेस जो प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह भरे हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर इसके बदले में मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड करता हूँ तो ये सारे ऑप्शन मेरे लिए ख़त्म हो जाते हैं। मैं सिर्फ इंटरेस्ट जो है बोरोड कैपिटल का वो क्लेम कर सकता हूँ, या एरियर्स जो है अनरियलाइज रेंट वगैरह के वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये था हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित जो पोर्शन है वो था। अगर मैं इस रेंट को मान लीजिए 2 लाख से अगर मैं 2.5 लाख कर देता तो जो मेरा सिस्टम है शुड नॉट एक्सीड 2 लैक्स। 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपका जो है वो इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो है मैं 2 लाख रुपए का यहाँ पर हूँ। 2 लाख क्लेम अगर मुझे करना है तो मेरा 2 लाख देखिए यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। और ये यहाँ पर जो है वो इनकम, आप अदर इनकम जो भी है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर इनकम ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो इनकम है यानी ये जो भी अगर अदर इनकम आपको लेना है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके ऐड कीजिए, सेलेक्ट करके ऐड कीजिए और आप अपना डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके साथ में ही अभी ये जो है सारे के सारे आपके डिडक्शंस दिए हुए हैं। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है तो आपको यहाँ से सारे के सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा जो भी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से, जैसे सेक्शन 80D का है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल एक्सपेंडिचर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर ही ऑटोमेटिक टैक्स वगैरह कैलकुलेट कर लेगा। चलिए अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में जो कि है बिजनेस इनकम का, जिसके लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं वो बिजनेस एंड प्रोफेशन का ही है। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, बिजनेस आपका जो कोड रहेगा जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, और यहाँ पर आपको बिजनेस का डिस्क्रिप्शन लिखना है। अभी देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो है सेक्शन 44AD के लिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको टर्नओवर की डिटेल्स यहाँ पर देनी है। ग्रॉस टर्नओवर आप जो भी देंगे वो यहाँ पर देंगे। जैसे अभी मैंने 50 लाख का अगर टर्नओवर का डिटेल में यहाँ पर देता हूँ, जैसे मैं 50 लाख का टर्नओवर यहाँ पर देता हूँ तो उसका 6%, क्योंकि ये अकाउंट पे चेक से, इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप डिजिटल यानी जो पेमेंट आपके रहते हैं अकाउंट पे चेक से या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से जो भी आपको मिलते हैं उसका तो आपका इनकम 6% टैक्सेबल होता है। और उसके अलावा अगर आपकी जो भी रहते हैं उसका 50 लाख तो मेरा अकाउंट पे चेक से और उस तरह से जो है वो है अदर देन अकाउंट पे चेक, यानी जो कैश वगैरह या दूसरे जो भी रहते हैं मोड से अगर मुझे मिला है तो 1 लाख है। तो 1 लाख अगर मैं यहाँ पर पकड़ता हूँ तो उसका 8% तो मेरा यहाँ पर इनकम हो जाएगा, यानी 8,000 मेरी इनकम गिनी जाएगी अगर 1 लाख मेरा टर्नओवर है तो। और 50 लाख का जो मेरा टर्नओवर है उसका 6% मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 50 लाख का अगर 6% कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा इनकम हो जाता है 3 लाख। तो अगर मेरा बिजनेस इनकम है जिसमें कि मेरा टर्नओवर 51 लाख का है, जिसमें से 50 लाख जो है वो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से है और 1 लाख अगर कैश से है, तो ये मेरा 3 लाख तो इसके ऊपर 6% से आ जाएगा, और 1 लाख के ऊपर मेरा 8% से मुझे इनकम लेना पड़ेगा, यानी 3,08,000 का इनकम ये हो गया। अभी यहाँ पर हम देखते हैं तो ये देखिए ये 3,08,000 जो है उसने उस शीट से ऑटोमेटिक यहाँ पर कैरी ओवर कर दिया। तो ये देखते हैं अपन, एक बार इसको सेव ड्राफ्ट में कर देता हूँ, ये ड्राफ्ट जो है सेव हो जाए। मान लीजिए कि आप
बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अगर प्रोफेशनल इनकम अगर आपकी है, यानी जो प्रोफेशनल रिसीट्स वगैरह है वो अगर आपकी इनकम है, तो यहाँ पर ये कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रिजर्वेटिव इनकम जो है वो 3 लोगों के लिए है। एक तो वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, और बिज़नेस भी 2 प्रकार के हैं, जिसमें कि एक तो रेगुलर जो अपना बिज़नेस है, और दूसरा 44AE वाला है। अगर आप 44AD में सारे के सारे बिजनेस आ जाते हैं, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी है वो सेक्शन 44AD के बारे में देनी है। अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसमें भी आपको यहाँ पर आपका बिजनेस का जो भी नेम है, यानी जो भी आप कंपनी नाम से करते हैं उसका यहाँ पर बिजनेस कोड जो है वो आपको इसमें से ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना होगा, और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस रिसीट अगर आपकी होती है, मान लीजिए कि इस केस में 20 लाख रुपए की बिजनेस इनकम है, सॉरी प्रोफेशनल रिसीट्स है, तो 20 लाख की प्रोफेशनल रिसीट्स अगर होती है तो उसका 50% यहाँ पर लेना पड़ता है। अब इसमें यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से है या अकाउंट पे चेक से है या कैश में है, जितना भी है सारा का सारा जो है वो आपका 50% की रेट से ही गिना जाएगा। यानी ये जो है वो 20 लाख का 50% देखेंगे तो 10 लाख रुपए की जो है वो प्रिजर्वेटिव इनकम जो है वो सेक्शन 44ADA में गिनी जाएगी। अभी चलते हैं और इनकम डिटेल्स में देखते हैं। तो इनकम डिटेल्स में जैसा कि मैंने वहाँ पर 20 लाख पकड़ा था, तो ये यहाँ पर 10 लाख उसने ऑटोमेटिकली सिस्टम ने यहाँ पर ले लिया। तो ये तो हो गया 44ADA का, जिसमें कि अपने को प्रोफेशनल अगर कोई है तो उसकी जो इनकम है तो वो यहाँ पर सेक्शन 44ADA में देनी होती है। इसमें सिर्फ इतना ही है, अगर आप 20 लाख को अगर 25 लाख कर देंगे तो यहाँ पर जो है वो 12,05,000 हो जाएगा, 12,50,000 हो जाएगा। यानी 12.5 लाख का जो है वो आपकी प्रिजर्वेटिव इनकम गिनी जाएगी, और उसी के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। आप देखेंगे यहाँ पर तो जो 12 लाख था पहले वो 12.5 लाख हो गया। अगर इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपको 44AE में अगर कैलकुलेट करनी है, 10 कैरीजेस तक का जो है वो 14AE में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 44AE इनकम फ्रॉम गुड्स कैरीज अप टू 10 व्हीकल्स, तो वो लोग जो है वो सेक्शन 44AE में आते हैं, और वो यहाँ पर सेक्शन 44AE में वैसे ही सेम यहाँ पर आपको देनी है। बिजनेस कोड क्या है, नेम ऑफ बिजनेस क्या है, और डिस्क्रिप्शन उसका क्या है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स जो है अप टू 10 आप यहाँ पर ऐड करके दे सकते हैं। ओन्ड है, लीज्ड है, हायर्ड है, वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसकी टनेज कैपेसिटी क्या है, यानी जो इस तरह का जो बिजनेस करते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। और उसका जो आपका इनकम फ्रॉम गुड्स कैरीज यहाँ पर उसका 44AE में आपको फर्निश करना पड़ेगा। यहाँ पर आप टोटल करने के बाद में तो सेक्शन 44A, अगर आप 44AE में आते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ तक सारा का सारा जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको 44AE के बारे में, अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। उसका जो एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज है वो भी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और कितना महीने के लिए दिया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी है। अगर आपका टर्नओवर जो यहाँ पर एक ये नोट ये दिया हुआ है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो अगर एक्सीड करता है तो फिर ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, और उसके लिए फिर आपको सेक्शन 44AB की जो टैक्स ऑडिट है वो टैक्स ऑडिट करवा के ITR 3 या ITR 5 जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है वो आपको फाइल करना होगा। यहाँ पर आपको बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। उनकी कैपिटल अकाउंट कितना है, लोन्स वगैरह कितना है, तो एक तरह से ये देखा जाए तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपको यहाँ पर देनी है। इस शीट में जो थे वो सारी की सारी आपको इनकम देनी थी। टैक्स की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। यानी जो TDS वगैरह अगर काटा है, अगर आपका सैलरी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो फॉर्म 16 का जो TDS है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो प्रोफेशनल रिसीट्स वगैरह अगर कोई है तो वो TDS आपको इसके अंदर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर्म 16 का जो TDS का जो 16A का जो TDS इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी 26A में AS से सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा भी अगर कोई आपका है जो कि फॉर्म 26AS में नहीं आ रहा है उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे तो दूसरे भी TDS या TCS से रिलेटेड है वो भी मिल जाएगी। अगर आपने कुछ एडवांस टैक्स वगैरह भरे हैं या सेल्फ असेसमेंट के टैक्स भरे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर
दे सकते हैं। यहाँ पर दीजिए, अगर एक से ज़्यादा अगर आपके चालान है तो आप ऐड करके वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर ये TDS ऑलरेडी कटा हुआ था, तो TDS के सेक्शन में वो सिस्टम ने ऑलरेडी ले लिया है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले शीट में दिखाया था कि वहाँ से TDS की इन्फॉर्मेशन आती है। तो फिलहाल क्योंकि इसके ऊपर जो भी टैक्सेस वगैरह आते हैं वो हमने यहाँ पर भरे नहीं हैं, तो पूरा का पूरा जो है वो रिफंड करके दिखा रहा है। अगर यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होती तो टैक्स उसके हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पर अभी फ़िलहाल वो रिफंड दिखा रहा है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर इसमें प्रोफेशनल में अगर डाल देते हैं, मान लीजिए कि 44 ADA यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल के लिए 30 लाख डालता हूँ, ये जो इनकम है वो मैं 15 लाख कर देता हूँ। अभी जो है वो टैक्सेज जो है वो सिस्टम ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए हैं। उसका जो डिटेल्स है वो आपको इस शीट में मिलेगा। यहाँ पर देखिए, उसके ऊपर सिस्टम ने टैक्सेस कैलकुलेट कर दिए हैं। जो इनकम यहाँ पर 15 लाख थी, उसमें से 2 लाख जो हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट था वो माइनस कर दिया, तो पीछे टैक्सेबल इनकम रहेगी 13 लाख। 13 लाख में से मैंने कोई डिडक्शन फिलहाल क्लेम नहीं किया, तो उसके ऊपर टैक्सेज ये आ गए, टैक्स 2,02,500 का टैक्स कैलकुलेट किया। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक करता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। TDS की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इसमें आपको नेक्स्ट शीट में मिल जाएगी। यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह भी अगर है तो वो भी 234B का 234C का भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये करने के बाद में नेट जो रहता है कि कितना हमें भरना है, वो भरना है 2,14,304। अभी जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 25,000 ऑलरेडी भरा हुआ है। वो जो 2,14,000 था उसमें से माइनस करने के बाद में 1,88,000 जो है अभी सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमें भरना आता है। आप इसको क्लिक करके उसको भर भी सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम वगैरह कोई है तो यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, अप टू 5,000 ही कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ता है। बैंक की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी और वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम और पैन नंबर और कौन सी कैपेसिटी में, पैन नंबर तो ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेता है, कौन सी कैपेसिटी में आप डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल है तो आप सेल्फ कर दीजिए यहाँ पर, और कोई पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह का है तो फिर आप एज ए पार्टनर करके आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देना होगा और प्लेस यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। ये सब होने के बाद में अगर आपको ATG का डोनेशन कोई है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर कोई डोनेशन वगैरह अगर आपने दिया है तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होगी। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो डोनेशन की जो यहाँ पर डिटेल जो है वो आएगी। यहाँ पर आपका डिडक्शन जो है यानी 80G का जो है वो डोनेशंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैनुअली हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, तो वो जो है सारी की सारी वो उस शीट से यहाँ पर ऑटोमेटिक, जब वहाँ पर अपन डिटेल्स देंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट करके लिए कि कैलकुलेट कर देगा कि आपके लिए कितना सेक्शन 80G का डिडक्शन एप्लीकेबल है। तो ये सारे के सारी जो टैब है, इनकम की है, बिजनेस प्रॉपर्शन की डिटेल्स यहाँ पर है, ये टैब में टैक्स की सारी डिटेल्स है, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन ये यहाँ पर है, 80G का जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप देने के बाद में इस यहाँ पर आप प्रीव्यू एंड सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे तो क्योंकि ये फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन में मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देने के बारे में बोल रहा है, तो इसके लिए ये नहीं हो रहा है। यानी जो जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप नहीं देंगे तो आप प्रीव्यू नहीं कर पाएंगे। पहले सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर देनी होगी। फिर एक बार आप प्रीव्यू एंड सबमिट कर देंगे, उसके बाद में आप एक बार उनको चेक कर दीजिए, डिटेल्स अगर सही है फिर वहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वहाँ से जब सबमिट का आप ऑप्शन चूज़ करेंगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिक जो है इनकम टैक्स इंडिया की वेब की जो पोर्टल में है वो सबमिट हो जाएगी ऑनलाइन, और आपका जो रिटर्न प्रोसेस भरने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। आप अपने आधार नंबर से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है तो उसके अनुसार आप ई-वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर आप ई-वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा उसको डाउनलोड करके बेंगलोर में विद इन आई थिंक 120 डेज आपको पोस्ट करके भेजना होगा। तो ये था ITR 4 का जो सुगम फॉर्म है, यानी जो प्रेजम्पटिव बेसिस के ऊपर जो अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं वो लोग किस तरह से ऑनलाइन अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो देखा दोस्तों, ITR 4
अपने स्वयं से फाइल करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सही लॉजिक अप्लाई करके इस वीडियो में सिखाए गए सारे स्टेप्स को अगर सही तरह से फॉलो करेंगे तो बिना किसी कंसल्टेंट या बिना किसी सीए या प्रोफेशनल की मदद के आप अपना बिजनेस का जो रिटर्न है वो आसानी से फाइल कर पाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ परेशानी का या दिक्कत का सामना करना, अगर कोई एरर वगैरह आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।